जय हिंद दोस्तों। प्रीलिम्स की जो 15,000 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, पॉलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, कैग, इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। देखो भाई, इससे पहले एक बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ऐसे दोस्त हैं, जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि अभी से प्रीलिम्स के एग्जाम को लेकर के सीरियस नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूं कि आप सब अपने भविष्य को चौपट कर रहे हो। कारण बताता हूं कैसे समझना। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी तो पर्याप्त समय यार, एग्जाम अक्टूबर में गया है, अभी तो थोड़ा बहुत पार्टी कर लेते, थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, या फिर अगर आप ये सोच रहे हो केवल और केवल मेंस की प्रिपरेशन कर लेते तो भी गलती कर रहे हो। देखो, मेंस की प्रिपरेशन जरूरी है बट प्रीलिम्स के साथ, प्रीलिम्स को छोड़ करके नहीं। दूसरी बात, मैं आपको एक रियलिटी फैक्ट चेक कराता हूं, ध्यान समझिएगा। 17 मार्च को इससे पहले एग्जाम होने वाला था यूपी पीसीएस का, ठीक है। आपको पता है कि 17 मार्च का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसके बाद से अभी तक कितना दिन बीत चुका है, आप सोच भी नहीं सकते हो। 100 दिन यहां पर आप लोगों का, 100 प्लस दिन यहां पर आप लोगों का बीत चुका है। और आपने 100 प्लस दिन में क्या प्रिपरेशन किया? मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्प्रिंट प्रिपरेशन जीरो करके बैठे हुए हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं, पर्याप्त समय है, इस ख्याली दुनिया में मत रहो, ठीक है। रियलिटी को समझो, समय कब बीतेगा बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो रेगुलर एक काम करो, अगर आप 7 घंटे 8 घंटे का शेड्यूल फॉलो कर रहे हो तो उसमें कम से कम 2 घंटे 3 घंटे का समय आप लोग प्रीलिम्स पर दो, बाकी समय मेंस की प्रिपरेशन पर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस की प्रिपरेशन भी, बट प्रीलिम्स के साथ इस बात को ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास के अंतर्गत हमने जो प्रेसिडेंट का पूरा पोर्शन था, ठीक है, प्रेसिडेंट ने करीब 50 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहां पर हमने एक बात और समझी थी। देखो भाई, हमने क्या समझा था कि हम लोग संविधान के जो भाग की बात करें, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, कल हम लोग संविधान के भाग 5 पर थे। हमने क्या पढ़ा भाई भाग 5 के अंतर्गत, ध्यान समझना। हमने भाग 5 के बारे में पढ़ा कि ये जो है ये यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताता है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताता है। किस आर्टिकल से स्टार्ट होता है? तो ये आपका आर्टिकल 52 से स्टार्ट होकर के 78 के मध्य में रहता है, ठीक है। आर्टिकल 52 से लेकर के 78 के मध्य में रहता है। कल जब हम लोग प्रेसिडेंट के प्रोविजंस पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो 52 से स्टार्ट होगा भाई, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट में सबसे जो सर्वोच्च पद है, ठीक है, सर्वोच्च पोस्ट है, वो आपका है प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट से चीजें स्टार्ट होंगी। आर्टिकल 52 से वो स्टार्ट होता है, आर्टिकल लगभग 62 के अराउंड तक वो जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के बाद जो सेकंड सर्वोच्च पद माना जाता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट का, उपराष्ट्रपति का, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में इस भाग के अंतर्गत, भाग 5 के अंतर्गत जो आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल 63। देखो, दो बात समझना। जब भी संविधान के आपको अनुच्छेद याद करने होंगे, आर्टिकल्स याद करने होंगे, क्योंकि जनरल यूपी से ऐसे क्वेश्चंस पूछती है, तो उस केवल आर्टिकल्स को आंख बंद करके रट्टा मारने की जगह आप एक काम ये करो कि समझो कि भाई किसके बाद कौन आएगा। अगर हम यूनियन गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं तो यूनियन गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी भाई? आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर शामिल होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका अटॉर्नी जनरल यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है। अब चूंकि अटॉर्नी जनरल आ गया तो उसके साथ जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो भी आएंगे, ठीक है। और इसके साथ फिर आप लोगों का यहाँ पर क्या आएगा? कैग आएगा, ठीक है। तो ये सब यूनियन गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? केंद्र सरकार जो होता है उसका यहाँ पर एक पार्ट होता है। तो ये सारी चीजें आपको संविधान के भाग 5 में देखने को मिलेंगी। संविधान का जो भाग 5 है वो आर्टिकल 52 से लेकर के 78 के मध्य में रहता है। जो राष्ट्रपति के प्रोविजन है, जो राष्ट्रपति के संबंधित आर्टिकल्स है, वो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो प्रेसिडेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहला आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के बारे में होगा। वहां से करीब 10 आर्टिकल आप ले लो 52 से लेकर के 62 के ड्यूरेशन तक, ठीक है। ये जो आपके आर्टिकल्स है ये प्रेसिडेंट को लेकर के हैं। उसके बाद आर्टिकल 63 जो है वो सेकंड सर्वोच्च पद जो माना जाता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट का, उसके बारे में यहां पर दिया गया है, ठीक है। इतना बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे टॉपिक को यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है भाई। चलो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है आप लोगों से, कह रहा है कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट का जो निर्वाचन है, जो इलेक्शन है, वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, एक इलेक्टोरल मंडल जो होता है उसके द्वारा किया जाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट का होता था। याद है आप लोगों को? प्रेसिडेंट के जो निर्वाचक मंडल था उसमें कौन कौन शामिल था? तो सभी एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, वो नहीं, ठीक है। मतलब केवल और केवल निर्वाचित सांसद यहां पर शामिल होंगे। इसके अलावा जो राज्य असेंबली है, ठीक है, जो राज्य विधानसभा है, ध्यान दें, विधान परिषद नहीं, राज्य विधानसभा जो है, उसके जो यहाँ पर आप लोगों के निर्वाचित
इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड एमएलए जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए एक निर्वाचक मंडल है, सिमिलर कॉन्सेप्ट से उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए भी क्या है, निर्वाचक मंडल है। बट यहाँ पर कुछ मेंबर को हटा देते हैं हम लोग और कुछ नए मेंबर को ऐड कर देते हैं। जैसे कि भाई उपराष्ट्रपति में कौन कौन शामिल होगा, मैं समझाता हूं, ध्यान समझना। देखो यहाँ पर क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों के, ठीक है, मतलब दोनों ही, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सभी सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं। जहां पर राष्ट्रपति के इलेक्शन में केवल इलेक्टेड मेंबर शामिल हो रहे थे, केवल निर्वाचित सदस्य शामिल हो रहे थे, यहां पर निर्वाचित प्लस साथ साथ नॉमिनेटेड, ठीक है, मनोनीत, वो भी सदस्य यहाँ पर शामिल होंगे। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर राज्य विधानसभा के मेंबर शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उसके जो फ्रेमर्स उन्होंने इस बात को कहा कि देखिए जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि भाई वो सेंटर एंड राज्य, वो पूरे राष्ट्र का प्रमुख है। जबकि जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई ऐसी बहुत स्पेसिफिक पावर नहीं है प्रेसिडेंट को लेकर के। भाई वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पे तब काम करेगा जब प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो किसी ना किसी कारणवश, तो उसके पास बहुत लिमिटेड पावर होती है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में स्टेट पार्टिसिपेट करे, ये भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसके इलेक्शन को बहुत सिंपल करने के ध्यान मकसद से इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि केवल दोनों पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इनके सभी मेंबर को यहाँ पर शामिल कर दिया और राज्य के मेंबर्स को यहाँ पर हटा दिया गया। ठीक है, तो ये इनका निर्वाचक मंडल है। बात क्लियर हो गया। आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट के संदर्भ में है। इसका जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यहाँ पर शामिल होंगे। तो ये बिग डिफरेंस को आप लोग समझना। इसके बाद यहाँ पर कुछ बातें और समझो भाई, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो बाकी सभी कॉन्सेप्ट से, बाकी सब जैसे उसका पूरा प्रोसीजर जो होता है इलेक्शन का, वो राष्ट्रपति के समान ही होता है। जैसे कि भाई इनका जो इलेक्शन होता है वो भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक निर्वाचक मंडल बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से गुप्त मतदान यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन सिमिलर कॉन्सेप्ट से होता है राष्ट्रपति के। बस यहाँ पर एक बिग डिफरेंस और होता है कि इसके उपराष्ट्रपति के पद के लिए आपको अगर चुनाव लड़ना है तो 20 प्रस्तावक चाहिए होंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको 20 अनुमोदक चाहिए होंगे, ठीक है। अब आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि राष्ट्रपति के लिए ये कितनी संख्या यहाँ पर थी, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए थे, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो भाई अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है आप लोगों से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इन कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर सही है ये आपको बताना है, ठीक है। 2 कथन यहाँ पर दिया गया। देखो भाई पहला कथन यहाँ पर क्या कह रहा है आप लोगों से कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। हमने डिस्कस किया, मैंने कहा भाई कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा सेम कॉन्सेप्ट में वाइस प्रेसिडेंट को भी चुनेंगे, और इसका मतलब क्या होगा कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन। आपने ये भी डिस्कस किया कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हम एक निर्वाचक मंडल तय कर रहे हैं। निर्वाचक मंडल तय करने का मतलब क्या हुआ कि जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, जनता ने किसी को चुन दिया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन दिया है। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनडायरेक्ट मेथड में क्या कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया यहाँ पर, वो आप लोगों का यहाँ पर सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंने फिर से कहा, ध्यान समझिएगा, मैंने बहुत क्लियर कहा है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्य की विधायिकाओं के निर्वाचित मेंबर शामिल होते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में इसको शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि जबरदस्ती का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फिर से बन जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट भी, ध्यान समझना कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्य की विधायिकाओं के मेंबर शामिल होंगे जबकि उपराष्ट्रपति में शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आप लोगों को केवल एक कथन सत्य है, ठीक है भाई। आगे देखो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कथन कारण क्वेश्चन है, सर से निजन दिया गया है, ध्यान से पढ़ते इसका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। देखो भाई यहाँ पर पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट दे रहा है जो आप लोगों का कथन है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा, ध्यान दीजिएगा, जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो, ठीक है, मतलब एलिजिबल हो। अब ध्यान समझना, हमने जब राष्ट्रपति की योग्यता डिस्कस की थी पिछले क्लास में, हमने क्या डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक व्यक्ति को, ठीक है, लोकसभा के मेंबर होने की योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, लोकसभा के मेंबर होने की योग्यता होनी चाहिए। जबकि वहीं पर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है, उसको निर्वाचित होने के लिए राज्यसभा का मेंबर होने की एक यहाँ पर क्राइटेरिया सेट किया गया, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस को समझना, क्योंकि आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो
उपराष्ट्रपति का पद केवल एक पद है, काम वो बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर ही करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, चेयरपर्सन भी वहां का होता है। इस लिहाज से राज्यसभा के मेंबर होने की योग्यता इसके पास होनी चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। सेकंड स्टेटमेंट समझो यहाँ पर, सेकंड स्टेटमेंट वही कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। भाई राज्यसभा का योग्यता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इस लिहाज से क्या हो गया, कथन और कारण भी सही है और उसका यहाँ पर क्या है, सही प्रकार से स्पष्टीकरण भी दिया गया है। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत मैं आप लोगों से अच्छा डिस्कस और करता हूँ, ठीक है। कमेंट में आप लोग जल्दी से बताओ, ठीक है। कमेंट में ये बताओ आप लोग कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, क्या वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक है। ये आप लोगों से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, जो वीपी होगा, ठीक है, क्या वो राज्यसभा का मेंबर होगा, सदस्य होगा या फिर नहीं होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में यहाँ पर देना है, ठीक है। सभापति तो इसका होता है, ठीक है, बट मेंबर होता है कि नहीं मेंबर होता है, ये बता आप लोग यहाँ पर बताओ। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा हुआ है। जब भी एग्जाम में नहीं स्टेटमेंट आए सबसे पहले उसको सर्किल करो, ये अपनी हैबिट में डाल लो। अगर आपने ये हैबिट डाली है ना, कम से कम एग्जाम हॉल में बता रहा हूं आप लोगों का टेम्परामेंट की वजह से 2 से 3 क्वेश्चन प्लस में सही होकर के आएंगे, ठीक है। देखो भाई पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ध्यान देना, जनता का सदन क्या हो गया, ये हो गया आप लोगों का लोकसभा, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा के लिए जो क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। पहली बात क्लियर है। सेकंड स्टेटमेंट देखो भाई, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है आप लोगों से कि किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। सही बात है भाई, अगर आप किसी स्टेट असेंबली में शामिल हो फिर भी आप इसके पद के लिए एलिजिबल हो सकते हो, उम्मीदवार हो सकते हो यहाँ पर। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल इतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, 5 वर्ष। सही बात है भाई। अगला कह रहा है कि उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यहां समझना, आपने देखा था कि इम्पीचमेंट महाभियोग की जो पूरी प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के संदर्भ में दी गई थी। क्या दिया गया था भाई, वो राष्ट्रपति के संदर्भ में दिया गया था, लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में औपचारिक महाभियोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह राज्यसभा का सभापति होता है। तो अगर राज्यसभा विशेष बहुमत पारित करके इसको हटा दे, प्लस लोकसभा सहमति दर्ज करा दे सामान्य बहुमत के माध्यम से, ठीक है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। इनके लिए प्रॉपर एक अलग से फॉर्मल इंपीचमेंट की प्रक्रिया ले आने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया यहाँ पर आप लोगों का गलत हो गया। अब समझो भाई, सेकंड सही है, थर्ड सही है, पहला गलत है, चौथा गलत है। क्वेश्चन में ये पूछा कि कौन से कथन यहाँ पर सत्य नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4। क्लियर है आप लोगों का, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन के माध्यम से आपने यहाँ पर क्या देखा कि आपका लगभग बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो गए, क्लियर हो गए, ठीक है भाई, समझ में आया ना। अब देखो इसका आंसर यहाँ पर देख लो, 1 और 4 यहाँ पर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए, देखो भाई अगला कह रहा है कि इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा उसके संदर्भ में 4 स्टेटमेंट फिर से दिया गया, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। सही बात है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ये पोस्ट माना जाता है राष्ट्रपति के बाद, ठीक है। राष्ट्रपति पहला नागरिक हो गया, ये आपका सेकंड व्यक्ति आ जाता है, ठीक है। तो सही बात है भाई, ये कथन तो यहाँ पर क्या हुआ है, सत्य दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है। मैं यही कहा, इसी वजह से हम स्टेट के जो असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनको इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कराते, क्योंकि इसके पास कोई बहुत औपचारिक कार्य नहीं होता है। केवल और केवल ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर ही कार्य कर रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कथन भी यहाँ पर सत्य है, ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है। देखो ये कथन भी क्या है, यहाँ पर सत्य दिया गया है। अगला कथन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आप लोगों से कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। सही बात है भाई, कार्यवाहक राष्ट्रपति इसीलिए बोलते हैं। अगला कथन यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। वही कथन फिर से रिपीट कर दिया, ये भी बात यहाँ पर सही दी गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो चारों स्टेटमेंट है दोस्तों, वो चारों स्टेटमेंट वाइस प्रेसिडेंट के संदर्भ में, वीपी के संदर्भ में भारत के सत्य दिया गया है।
सभी चारों कथन यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों का सत्य होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ध्यान समझना कि उपराष्ट्रपति के पास कोई भी औपचारिक कार्य नहीं है उपराष्ट्रपति के पद के तौर पर। ध्यान समझना, ये जब राज्यसभा का सभापति के तौर पर रहेगा ना, तब इसके पास बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के तौर पर इसके पास कोई भी औपचारिक कार्य नहीं है। ये केवल तब कार्य करता है जब कार्यवाहक राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है, और ये सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है। ठीक है, बातें क्लियर हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, इसलिए मैं आंसर यहाँ पर छुपा करके आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान समझना। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। मैंने क्या कहा भाई, उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या कैसे हटाया जाएगा अगर हटाना रहा तो। हटाने का बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, बात समझ लिया। हटाने का यहाँ पर क्या है कि बहुत सिंपल तरीका है, संविधान में उसको हटाने के लिए कोई बेस, कोई कारण नहीं बताया गया है। जैसे राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या था कि अगर संविधान का उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव चल सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ ऐसा कोई प्रोविजन यहाँ पर नहीं दिया गया। ठीक है, तो हटाओगे कैसे। हटाने का बहुत सिंपल तरीका यहाँ पर यह है कि जो राज्यसभा है, ठीक है, जो राज्य परिषद यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, जो राज्य परिषद है, जो राज्यसभा है, वो क्या करे, एक विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 14 दिन का पहले एक अग्रिम नोटिस दे दे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जी को, भाई अगर आपको देखना है, अगर आप पद छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, या फिर इस कार्रवाई के संदर्भ में आपको जो भी करना है वो संज्ञान ले लो, लेकिन हम आपको 14 दिन का पहले नोटिस दे रहे हैं। उसके पश्चात क्या होगा, राज्यसभा जो होगी उनको एक विशेष बहुमत पारित कराएगी, समस्त सदस्यों का जो बहुमत होता है वो पारित यहाँ पर कराएगी। उसके बाद क्या होता है कि ये लोकसभा में भेजा जाता है, और लोकसभा एक सहमति दर्ज कराती है सामान्य बहुमत के माध्यम से, तो इसको हम लोग करते हैं पारित। ठीक है, तो कौन हटाएगा, राज्य परिषद हटाएगी, राज्यसभा हटाएगी, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्या करना आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आप लोगों से, ठीक है, कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन की बात कर रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जीरो, नल एंड वाइड घोषित कर दिया गया, जीरो घोषित कर दिया गया है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य। ध्यान देना, यही सेम पैटर्न पर क्वेश्चन प्रेसिडेंट के संदर्भ में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पता है कब का है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का 2023 का। यूपीपीएससी ने 2023 में इस प्रश्न को पूछा हुआ था। ठीक है, मतलब पिछले साल ही प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान समझना आप लोग भाई। कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए सभी कार्य विधि मान्य होते हैं। ध्यान समझना, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी इलेक्शन को जीरो घोषित करती भी है, तो जब जीरो घोषित जिस समय करेगी, उससे पहले के सभी कार्य सही माने जाएंगे। उसको किसी भी प्रकार से हम यहाँ पर उस पर वो नहीं कर सकते कि नहीं नहीं क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव ही गलत हुआ था तो उस कार्य को हम गलत मान ले, नहीं, वो सभी कार्य विधि मान्य माने जाते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों का सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए कार्यविधि मान्य नहीं होते। देखो, दिन की बात ही नहीं है, दिन की बात ही नहीं है, जिस समय घोषणा होगी उसके बाद के सभी कार्य जीरो होंगे, लेकिन उसके पहले के सभी कार्य मान्य होंगे, चाहे वो उस दिन के हो चाहे उसे 2 दिन पहले की हो। ठीक है ना, बातें बहुत क्लियर है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही हो गया, केवल एक विकल्प यहाँ पर आप लोगों का सही है। तो देखो एक बात और समझो, कई बार आयोग क्या करता है ना, जनरली इधर मैंने 2-3 सालों में देखा आयोग का जो पैटर्न चेंज हुआ पेपर को लेकर के, पैटर्न चेंज ये हुआ कि वो ऑप्शंस में बहुत घुल-मिल करने लगा। जैसे जनरली जब हम टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं किसी कोचिंग का, जैसे अगर आप पीसीएस अभ्यास के टेस्ट पेपर अगर सॉल्व कर रहे हो, तो पेपर में जो हमारा पैटर्न रहता है, जनरली पैटर्न अच्छा रहता है। ठीक है, मतलब अभी तक तो यही था, अब हम लोग धीरे-धीरे पैटर्न हम लोग भी चेंज कर रहे हैं। पैटर्न ये रहता है कि सबसे पहला जो ए विकल्प रहता है वो रहता है केवल एक, बी विकल्प रहता है केवल 2, सी विकल्प रहता है दोनों ही विकल्प, और डी विकल्प रहता है इनमें से कोई नहीं। अब जनरली जब एस्पिरेंट लगातार टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा होता है ना, उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है, यार अगर केवल एक सही है तो ए विकल्प, ए वाला ओएमआर में सही टिक करके आना है। यहीं पर होती गलती, हम लोग जल्दीबाजी में ये ऑप्शंस नहीं पढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हैं। इसलिए मैं फिर सजेशन दूंगा कि जब भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज में इस बात का ध्यान रखो कि एग्जाम हॉल के दिन हो सकता हो कि ऑप्शंस को चेंज कर दिया जाए। ऑप्शंस का जो क्रोनोलॉजी ऑर्डर होता है वो चेंज हो सकता है। जैसे असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जनरली अब देखो आप किसी भी बुक में उठा लो, किसी भी क्वेश्चन उठा लो, आपको जनरली यही ऑर्डर देखने को मिलेगा। लेकिन रिसेंट के कुछ ईयर में आयोग ने क्या किया हुआ है, इन ऑर्डर्स के क्रोनोलॉजी ऑर्डर को भी चेंज कर दिया है। पता चला कि ए और बी को सी और डी कर दिया, सी और डी को ए और बी कर दिया। तो ये एग्जाम हॉल में आपको पेपर को पढ़ना पड़ेगा,
पेपर को समझना पड़ेगा, तब ऐसे क्वेश्चन आप लोग सही कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई, क्लियर हो गया नहीं क्वेश्चन, आगे बढ़ा जाए। अब देखो हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर और डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता, किस एक की अध्यक्षता, ठीक है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता। मैंने भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं किसी ने कौन ने बताया कि नहीं बताया। क्वेश्चन ये था कि जो उपराष्ट्रपति होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो राज्यसभा का मेंबर होता है कि नहीं होता है। ना समझिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, वो उसका सभापति होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो उसकी अध्यक्षता तो करता है लेकिन उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो वो है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के सभापति की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैं कहूंगा मार्क कर लेना, हो सके आप में से बहुत सारे लोगों को इफेक्ट नहीं पता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, नहीं शब्द को मार्क करेंगे। अब पढ़ते हैं चारों स्टेटमेंट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है, कि संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट होते हैं, वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होनी चाहिए। सही बात है भाई। ठीक है, ये संयुक्त बैठक में हम इसको पारित नहीं कर सकते, पहली बात ध्यान समझना। संयुक्त बैठक जो ज्वाइंट सिटिंग आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो लोकसभा राज्यसभा के संदर्भ में, उसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के पारित नहीं करा सकते। वो अलग अलग लोकसभा में अलग तौर से, राज्यसभा में अलग तौर से पारित होना चाहिए, ये सबसे बड़ी शर्त। ठीक है, तो पहला कथन तो यहाँ पर सत्य हो गया। सेकंड कह रहा है यहाँ पर आप लोगों का, ठीक है ध्यान दीजिएगा, सेकंड कह रहा है आप लोगों का यहाँ पर कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 मेंबर की एक पीठ करती है। सही बात है, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर कोई केस चल रहा है, ठीक है, सुनवाई चल रही है, तो वहां पर 5 मेंबर की, 5 न्यायाधीशों की टीम बैठेगी मिनिमम, जो कि इसकी कार्रवाई यहाँ पर करेगी। ठीक है, केशवानंद भारती के मामले पढ़ते हो 13 लोग वहां पर बैठे हुए थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों का ये भी है। देखो भाई, अगला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दे रहा है, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो फंडामेंटल राइट है, वो वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र में सम्मिलित है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में इसको शामिल किया गया है। सत्य बात है भाई, आर्टिकल 19 में आप देखोगे तो प्रेस की फ्रीडम भी यहाँ पर शामिल है। फोर्थ स्टेटमेंट दे रहा है भाई, क्या कह रहा है कि जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब यही कथन यहाँ पर गलत है। एटलीस्ट प्रथम उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन था, ये बात तो आप लोगों को पता होगी, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, हमने राष्ट्रपति के जब हमने टॉपिक डिस्कस करा तो वहां पर भी हमने देखा था इनका नाम आया हुआ था। सेकंड, ये प्रेसिडेंट भी बनते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, बी यहाँ पर इसका सही आंसर हो गया। ठीक है भाई, अब देखो अगला टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होता है जो, वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, क्या है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। देखो 2-3 चीजें मैं बहुत क्लियर डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, पहले इन पॉइंट्स को आपको समझना। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जो केंद्रीय मंत्री परिषद होता है, ये क्या है, ये आपका केंद्र सरकार का एक पार्ट है, यूनियन गवर्नमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में संविधान के किस भाग में दिया गया है, संविधान के भाग 5 में दिया गया है। आपने अभी तक क्या देखा, आपने देखा कि सबसे पहले प्रेसिडेंट हम लोग पढ़ रहे थे। प्रेसिडेंट, चूंकि ये भाग 5 आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा जाएगा। 52 से लेकर के आप लोगों का 62 के अराउंड तक ये प्रेसिडेंट के संदर्भ में कुछ कुछ प्रोविजन यहाँ पर दिए गए हैं। प्रेसिडेंट के बाद आप लोग देखते हो वीपी के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, आप देखते हो कि आर्टिकल 63 में आप लोगों का वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होता है, और आर्टिकल लगभग 10 आर्टिकल यहाँ पर आप लोग मान लो, ठीक है, 73 तक की ड्यूरेशन में चलता है। जनरल आइडिया दे रहा हूँ, श्योर नहीं है, बीच में हो सकता है कुछ कुछ चीजें शामिल हो, बट एक आइडिया आप लोगों को ऐसे याद कर। ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया। सेकंड, अब भाई वाइस प्रेसिडेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की होती है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप देखोगे तो आर्टिकल नंबर 74, आर्टिकल नंबर 75, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर दिए गए हैं, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 क्या कहता है समझना भाई, मैं पहले आर्टिकल डिस्कस कर देता हूँ। आर्टिकल 74 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगी, इस बात को आर्टिकल 74 में डिफाइन कर दिया गया है। वहीं पर आर्टिकल 75 में इनका इलेक्शन कैसे, मतलब इनकी नियुक्ति कैसे होगी, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होगा, इनका उत्तरदायित्व क्या होगा, ये सारी बातें आर्टिकल 75 में डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आप देखोगे आगे चल करके तो प्राइम मिनिस्टर भी यहीं पर आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रमुख होते हैं। मंत्री परिषद का सर्वोच्च जो नेता होता है वो प्राइम मिनिस्टर कहा था, प्रधानमंत्री कहा जाता है। ठीक है, जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सर्वोच्च नेता माने जाएंगे। आर्टिकल 78 में आप इनके बारे में पढ़ते हो कि कुछ कुछ प्रोविजन यहाँ पर
चीजें इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो संविधान के भाग 5 के आपने सारे चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर लिया। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे मानो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट के संदर्भ में है, पहला विकल्प दे आर्टिकल 60, सेकंड दे आर्टिकल 74, थर्ड दे आर्टिकल 78, फोर्थ दे आर्टिकल 63 या 65। आप क्या टिक करोगे? 65। क्यों? क्योंकि हमने वाइस प्रेसिडेंट का जो ब्रैकेट पढ़ा है कि 63 से लेकर के 73 तक की ड्यूरेशन में ये वाइस प्रेसिडेंट के संदर्भ में आप चीजें देखते हो, ऐसे आंसर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है भाई? ये आप लोगों को याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका हुआ। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जो भाग 5 था वो 52 से लेकर के 78 तक था, आपने ये देखा था। 78 में प्राइम मिनिस्टर के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, तो ये आप यहाँ तो आपने देखते ही इसको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, क्या कथन दे रहा है ध्यान समझते हैं। पहला स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो एक्सिक्यूटिव पावर होता है, ठीक है, संघ का, वो प्रधानमंत्री में निहित होता है। अगर ये किसी ने गलत बता दिया तो उसको तो मतलब पाप लगना चाहिए, एकदम बड़का वाला पाप लगना चाहिए। क्यों भाई? पिछली क्लास में हमने 10 बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। जो संघ की एक्सिक्यूटिव पावर होती है वो आर्टिकल भी मुझे याद है अभी तक, हमने जब कल डिस्कस किया था, आर्टिकल नंबर 53 के अंतर्गत प्रेसिडेंट के पास होती है। किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, न कि प्रधानमंत्री में। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखो भाई, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये बात सही है भाई, राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 75 में आप देखोगे कि आर्टिकल 75 क्या था, हमने बताया ना कि आर्टिकल 75 बताता है आप लोगों का कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति कैसे होगी। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो आपका प्रधानमंत्री भी शामिल होता है ना, तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। ये आर्टिकल 75 में मेंशन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 75 में मेंशन किया गया। अगला देखो भाई, कह रहा है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं। सही बात है, अब इसमें तो एकदम सच्चाई है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय, अपॉइंटमेंट के समय, जो प्राइम मिनिस्टर हो वो पार्लियामेंट के किसी सदन का सदस्य हो। सही बात है, आर्टिकल 75 में आप देखोगे तो 75 का जो 5 पार्ट है, ठीक है, जो 500 इसका आर्टिकल है, वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि प्रधानमंत्री का प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट के टाइम सदन का मेंबर होना जरूरी नहीं है। इनको 6 माह का समय दिया जाता है कि अब 6 माह के अंदर अंदर किसी न किसी, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में मेंबर बन जाओ। अगर नहीं बने तब आपको प्रधानमंत्री पद से यहाँ पर हटना पड़ेगा। ये यहाँ पर एक कंडीशन बताई गई है। ठीक है, तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। कौन सा गलत हो गया? पहला गलत हो गया, 2, 3 और 4 यहाँ पर आप लोगों का सत्य है। बहुत इजिली यहाँ पर आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो? अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से कह रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है। गलत है भाई, वास्तविक नेता होता है ये। ठीक है, वास्तविक नेता होता है, ये तो गलत है। ठीक है, सेकेंड, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। आपने पढ़ा था कि जो मंत्री परिषद होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, लोकसभा के प्रति क्या होती है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही होती है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को निभा रही होती है, लेकिन वो लोकसभा के प्रति होता है। बट अब इस क्वेश्चन को हम लोग इस स्टेटमेंट को होल्ड कर रखते हैं, बाकी स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहा है, ठीक है, कि वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। ये स्टेटमेंट दिया गया भाई। ठीक है, और कह रहा है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता है। अगर आप ध्यान दोगे, ए विकल्प और डी विकल्प, ए विकल्प क्या कह रहा था कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नाम मात्र का नेता होता है। डी विकल्प कह रहा है कि उसका वास्तविक नेता होता है। एक बात तो श्योर है, ए और डी में से कोई एक स्टेटमेंट सही होगा, कोई एक स्टेटमेंट गलत होगा। आपने देखा कि पहला गलत था, सिंपल सी बात है, डी यहाँ पर सही होगा। बी और सी में आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता है यहाँ पर नहीं है। क्या है भाई? यहाँ पर कंफ्यूज होने की आप लोगों को आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बेसिक सी बात यहाँ पर दिए गए। ठीक है, अब 2-3 बात यहाँ पर आप लोग और समझना। जो सी स्टेटमेंट था कि वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, तो कर सकता है भाई। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि वो मंत्रियों का प्रमुख होता है, तो राष्ट्रपति से बोल करके, ठीक है, राष्ट्रपति के माध्यम से अपने मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत दिया गया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप, वही कहता हूँ ना, अगर आप ध्यान से, मानो आप BSc में कंफ्यूज हो भी रहे हो, ठीक है, जैसे मैं कंफ्यूज क्या हुआ, मैंने कहा भाई यहाँ पर पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब ये सही है गलत है, थोड़ा कंफ्यूजन है, छोड़ो उसको, होल्ड करो।
बाकी स्टेटमेंट देखो, ए और डी जैसे आपने देखा था यार, एक तो सही होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, बहुत इजीली आ गया। ठीक है, इस पर फोकस करना है, इस पर आपको फोकस करना है, ये पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान है। हमने डिस्कस किया यहाँ पर, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैंने कहा देखो भाई, जो आर्टिकल आप लोगों का 78 है वो क्या, वो प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। ठीक है, इसका आंसर बहुत क्लियरली यहाँ पर आ जाएगा कि प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, बताया गया है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, कई बार एस्पिरेंट ऐसे टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो समझना, ध्यान समझना, बहुत क्लियरली समझा रहा हूँ। देखो, दो टर्म आपको पूरे इस पॉलिटी के संदर्भ में देखने को मिलेगा। ठीक है, मंत्रियों के संदर्भ में, मिनिस्टर्स के संदर्भ में। एक टर्म जिसको हम लोग कहते हैं मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, बात क्लियर हो गया। आपने देखा कि आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संदर्भ में कुछ कुछ चीजें बताता है। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला जो टर्म आप लोग देखोगे, वो देखोगे मंत्रिमंडल। इसको अंग्रेजी में हम लोग कैबिनेट कहते हैं। ठीक है, कैबिनेट कहते हैं। अभी रिसेंट में चूंकि लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एग्जाम में प्रश्न बनकर के आएगा, फिर परेशान मत हो ना सर प्रश्न कहाँ से बना है। तो इन सब टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना। अगली जो हमारी क्लास होने जाती है, यहाँ पर हम लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बहुत डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार बहुत सारे विवाद हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, इस बार उसको भी वहां पर देखा जाएगा। सॉरी, अब देखिए भाई, अब मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में डिफरेंस क्या है। मैंने क्या कहा आप लोगों से, मैंने कहा कि मंत्रिपरिषद के बारे में आर्टिकल नंबर 74 एंड 75 में कुछ कुछ बातें बताई गई हैं। मंत्रिमंडल के संदर्भ में संविधान में आपको केवल एक जगह पर चीजें देखने को मिलेंगी, वो भी मूल संविधान में नहीं है। जब संविधान निर्माण किया गया था, उस समय मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र नहीं था। इसका जिक्र आता है आप लोगों को 44th अमेंडमेंट में। ठीक है, 44th संशोधन जब होता है संविधान में 1978 में, तब इसके बारे में एक जगह पर वर्णन आता है, वो था आप लोगों का आर्टिकल 352 के संदर्भ। कब आता है, आर्टिकल 352 के संदर्भ में। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मंत्रिपरिषद के बारे में इन जगह बताया गया, मंत्रिमंडल के बारे में संविधान में केवल एक जगह पर है, उसको डिफाइन भी नहीं किया गया सही प्रकार से। ठीक है, और आर्टिकल 352 में बस ये बोला गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर यहाँ पर कार्य करेगा, कैबिनेट की सलाह पर यहाँ पर क्या करेगा, कार्य करेगा। अब देखो भाई, मंत्रिपरिषद में तीन प्रकार के नेता होते हैं। मंत्रिपरिषद में क्या होते हैं, तीन प्रकार के नेता की कैटेगरी होती है। एक इसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट। ठीक है, वही आप लोगों का ये कैबिनेट की बात मैं कर रहा हूँ। अगला होता है आप लोगों को कहते हैं राज्य मंत्री। ठीक है, दूसरा होता है आप लोगों का उपमंत्री। ठीक है, उपमंत्री। ये तीन कैटेगरी आप लोगों की मंत्रियों की होती है मंत्री परिषद के अंतर्गत। ठीक है, बात क्लियर है। कैबिनेट में बहुत जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती है, जैसे वो शामिल है, जैसे कि गृह मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय, फाइनेंस मंत्रालय, ठीक है, फॉरेन मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय के जो कुछ मंत्री होते हैं, वो कैबिनेट का निर्माण कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बहुत डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है इसका, बस ये बातें समझना। तो कैबिनेट में कौन शामिल होगा, केवल कैबिनेट मंत्री यहाँ पर शामिल होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ना। आई होप कि आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने आप लोगों से अच्छे से डिस्कस किया। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान, इट्स आंसर दीजिए, सॉरी, कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है, नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है। मैंने कहा कि आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 75 में उसकी नियुक्ति और अन्य जो प्रावधान है वो यहाँ पर दिए गए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 75 क्या होगा, इसका सही यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, 75(1) क्या कहता है, 75(1) ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। पॉइंट क्लियर है। अगर आप देखोगे जब प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो उसमें क्या आपने देखा, प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले शपथ लेते हैं, उनके पश्चात चूंकि प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो उनकी सलाह पर राष्ट्रपति कुछ लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाता है। ठीक है, तो ये होता है पूरा प्रोसीजर। 75(1), 75(2), 75(2) क्या कहता है कि जो भी मंत्री होंगे वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक आप लोगों के लिए था। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन,
ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है कब तक, 6 महीने तक। अरे प्राइम मिनिस्टर के संदर्भ में भी आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर अगर किसी मेंबर का किसी सदन का पार्ट मेंबर नहीं भी है तो भी 6 महीने तक वो क्या कर सकता है, यहाँ पर शामिल हो सकता है। और ये बताया गया आप लोगों का आर्टिकल नंबर 75 के 5th वाले पार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान देना, नहीं है पूछा गया, फिर से मैं कह रहा हूँ। अब चारों स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, पहला कह रहा है कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। सही बात है भाई, आज तक तो हम लोग यही समझते आ रहे हैं, तो सही होगा। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। ठीक है, मंत्रिमंडल होना जरूरी है, देखते हैं भाई आगे। अगला क्या कह रहा है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। अब ये थोड़ा कुछ गड़बड़ कर दिया यार, ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल की जो सदस्यता होगी वो निम्न सदन मतलब लोकसभा तक होगी, नहीं, राज्यसभा के मेंबर भी मंत्री बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया आप लोगों का, गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है कि मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करके रहना चाहिए। सही बात है, देखो मैंने कहा ना कि जो आपका मंत्रिमंडल होता है, जो मंत्री ये होता है, ये आपका लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। तो लोकसभा में ही इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आता है। तो अगर इनको बहुमत साबित करना है ना तो लोकसभा में साबित करते हैं। कभी आप देखोगे अगर प्रधानमंत्री को बहुमत साबित करना पड़ा, ठीक है, तो वो लोकसभा में साबित करता है, यह इसकी एक शर्त होती है। ठीक है, तो चौथा स्टेटमेंट सही दिया गया है, गलत आप लोगों का सी वाला विकल्प था, तो सी यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, कि मंत्रिमंडल जो होते हैं वो निम्न सदन और उच्च सदन दोनों से यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति, सही बात है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंतर्गत ये होता है। सही बात है भाई, आपने देखा भी ये बात सही है। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये आर्टिकल 75(3) के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, 75(3) के अंतर्गत कहा गया। देखो 75(1), 75(2), 75(5) ये अभी तक जब आपने पढ़ लिया। 75(1) क्या कहता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 75(2) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे। 75(3) कहता है कि भाई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लोकसभा के प्रति। सही बात है। 75(5), ठीक है, कि 6 महीने तक कोई मंत्री बिना सदस्य के मंत्री बनकर रह सकता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो आर्टिकल 74(3), 74(3) जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, 74 आर्टिकल है, आर्टिकल 74 ये बात कहता है कि मंत्रिपरिषद क्या होगा। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 सही हो गया, चौथा गलत हो गया। इसका आंसर आ गया आप लोगों का 1, 2 एंड 3 सही। ठीक है, क्लियर है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से यहाँ पर कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं भाई, क्या कह रहा है एक बार समझते हैं। विचार करना भी जरूरी चीज है ना। ठीक है, देखो कह रहा कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है कि संघ जो होगा, संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सही बात है, आर्टिकल 75(3) हमने डिस्कस किया अभी अभी। ठीक है, चलो अगला पढ़ो। ठीक है, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत कहाँ से आ जाएंगे भाई, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसीलिए हमने आर्टिकल 75(2) डिस्कस किया था, आर्टिकल 75(2) डिस्कस किया था। ठीक है, तो पहला सही, दूसरा गलत, केवल एक आंसर यहाँ पर सही होगा। अब अगर आप एक बात और समझना, अगर आप आज के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हो या फिर आपने कोई भी क्लास किया होगा, आप देखो सेम टॉपिक से कितने क्वेश्चन रिपीट करता है। अब यही क्वेश्चन 75(3) पर मुझे लगता है अभी तक मैं 5 क्वेश्चन ये डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, 5 क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन रिपीट इसी प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे, चीजों को समझो। ठीक है, अगर कोई ये कह रहा है कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों किया जाए, तो मूर्ख बना रहा है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो PYQs करना है। PYQ के बाद आप क्या करो, आप एक किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज फॉलो करो। ठीक है, किसी भी एक इंस्टीट्यूट का, जैसे हमारा भी चलता है, पीछे अभ्यास का भी चल रहा है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके डिस्कशंस करो, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करो। ठीक है, और उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। एक काम ये करना है, प्लस इसके अलावा कम से कम 1 से 2 कोचिंग के अतिरिक्त फुल टेस्ट आप लोगों को लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी से लेकर के एग्जाम में समय है। आपका 27 अक्टूबर को एग्जाम है, 17 मार्च को होने वाला था। ठीक है, सोचो कितना ज्यादा लंबा समय ये पोस्टपोन हुआ है। कितना ज्यादा लंबा समय पोस्टपोन हुआ है, उसके बाद भी अगर आप ये कहते हो कि सर एग्जाम प्रिपेयर नहीं हो पाया है, तो आप मूर्ख हो।
ठीक है, बहुत सटीक बात बोल रहा हूँ, बुरी लगे तो अच्छी बात है, बुरा लगना जरूरी होता है। ठीक है, बुरा लगेगा तभी कल को थोड़ा मेहनत से प्रिपरेशन करोगे, भले मुझे 2 गाली दे लेना, यार वो रमन जो बैठा रहता है वहां पर कुछ भी बोलता रहता है, सही बात है बोल लो, लेकिन प्रिपरेशन अपनी अच्छी करो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर असर्शन इज क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझते हैं क्या है। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। गलत है, हमने अभी तो डिस्कस किया, आर्टिकल 75 से कितनी बार डिस्कस कराएगा, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है भाई। ठीक है, क्लियर है। रीजन क्या कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। रीजन तो सही है भाई, उच्च सदन निम्न सदन लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर इसमें शामिल होंगे, लेकिन उत्तरदायी केवल लोकसभा के प्रति होगा। ठीक है, तो पहला गलत, सेकंड सही, आंसर बहुत सिंपल आ गया। ठीक है, कथन कारण में अगर एक स्टेटमेंट गलत निकल जाए ना, मैं कसम बता रहा हूँ, आप लोग वहीं पर उठ के कम से कम बल्ले बल्ले पर डांस करो एक बार। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इजी बना दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो भाई अगला पॉइंट समझते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद, कौन सा एक प्रस्ताव, कौन सा एक मोशन, ठीक है, भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। ध्यान समझिएगा भाई, अगर कोई मंत्रिपरिषद है तो वो अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर के आएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लेकर के आएगी, मतलब नहीं लेकर के आएगी। वो निंदा प्रस्ताव क्यों लेकर के आएगी, नहीं लेकर के आएगी। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अगर मंत्रिपरिषद को बहुमत साबित करना है तो वो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आती है, विश्वास प्रस्ताव लेकर के आती है, मतलब डी विकल्प यहां पर। पॉइंट क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके विरुद्ध जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आना हो तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा के कितने सदस्यों की संख्या यहाँ पर होनी चाहिए, केवल नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति उठा सर हम आज नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएंगे, नहीं भाई, एक मिनिमम क्राइटेरिया के पहले इतने लोग तो समर्थन यहाँ पर दें। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कहता है कि 50 मेंबर जो होंगे, जो 50 मेंबर होंगे वो कम से कम यहाँ पर पहले इस प्रस्ताव को माने, तब जाकर के जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव है ये प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी उठ करके नहीं कह सकता कि नहीं पता चला कि आज हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे, आज मेरा मन कर रहा था थोड़ा सा लेकर के आने का तो मैं लेते आया। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, 50 लोकसभा के मेंबर यहाँ पर शामिल होने चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन सही नहीं है, कौन सी सही स्थिति नहीं है। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने यहाँ पर क्या किए, त्यागपत्र अपना दे दिया। ठीक है, वो त्याग कर दिया अपने काम से। अब समझो 4 विकल्प कि इनमें से क्या सही होगा। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, समझो भाई। और क्या होगा, एक बार समझते हैं, पहले पहले पूरी चीज पढ़ते हैं, कौन सा सही कंडीशन नहीं है ये आपको बताना है। सेकंड यहाँ पर आप लोगों से कह रहा है कि राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। ये बात यहाँ पर सही है भाई, जो प्रेसिडेंट होता है जब तक कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था न स्टेब्लिश हो जाए, ठीक है, तब तक पुराने मंत्रियों से, जो पुराना प्रधानमंत्री उनसे भी कहेगा कि आप अपने दायित्व पर टिके रहिए। ठीक है, ये आपकी दायित्व, भले आपके पास बहुमत हो ना हो, लेकिन जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं चुनी जाएगी आप यहाँ पर रहो। थर्ड क्या कह रहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। सबसे पहले तुरंत यहाँ पर क्या करा जाए, एक आम चुनाव कराया जाए। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। ये बात यहाँ पर कह रहा है, सही बात है भाई। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर सही है। एक सेकंड, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। गलत क्या हो गया कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन ऐसे नहीं लागू होता। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद अगर त्यागपत्र दे रही है तो जब तक कोई नई मंत्रिपरिषद, नया इलेक्शन होकर के नहीं आएगा तब तक ही अपना दायित्व को संभालती रहेगी। ये इसकी एक यहाँ पर शर्त होती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो भाई, अच्छा यहाँ पर क्या, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे, मत याद करो। ठीक है, ऐसे आप कितने प्रधानमंत्री यहाँ पर याद कर पाओगे, आपने राष्ट्रपति क्रम याद किया, बहुत है, आप ये याद कर लो। ठीक है, कि जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है वो व्यक्ति के तौर पर, कि जो व्यक्ति चुने गए हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, उनके तौर पर ये 15वें प्राइम मिनिस्टर है, 15th प्राइम मिनिस्टर है। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अगर साइड देखोगे तो यहाँ पर 15वें नंबर पर इनका नाम आपको देखने को मिलता है। इनके संदर्भ में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि ये भारत के ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर है जिनका जन्म आजाद भारत के अंतर्गत हुआ है।
ठीक है, जिनका जन्म आजाद भारत के अंतर्गत हुआ है। ये इनका तीसरा कार्यकाल होने जा रहा है, ठीक है, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो ये उपलब्धि भी मुझे लगता है कि क्वेश्चन बनने लायक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक पर भी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ प्राइम मिनिस्टर्स के नाम दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अच्छा, मैं ये उम्मीद करूंगा ना इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पढ़कर एक कमेंट सेक्शन में दो, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम लोग क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर दोगे। पढ़ो भाई, जल्दी से आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है। इंग्लिश मीडियम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, बट एटलीस्ट पहले हिंदी मीडियम वाले आंसर तो फिर मैं समझाता हूँ। देखो ध्यान से यहाँ पर एक कीवर्ड यूज किया गया है, समयांतर के बाद। ठीक है, आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे ये कि कौन ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक बार से अधिक प्राइम मिनिस्टर का पद पाया है। आप मैक्सिमम लोगों को आंसर टिक करके आ जाओगे। लेकिन प्रश्न ये है ही नहीं, प्रश्न यहाँ पर ये है कि कौन ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने समयांतर के पश्चात ब्रेक लेकर के, जैसे मानो अभी 2 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर 2 साल कोई और प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने। तो ऐसे कौन प्राइम मिनिस्टर रहा? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का नाम आप यहाँ पर शामिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि नेहरू जी जो थे, नेहरू जी लगातार प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने कई कार्यकाल किया, ठीक है, लेकिन वो समयांतर के पश्चात नहीं हुआ है। इसी प्रकार से आप प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर का भी नाम शामिल कर सकते हो। ठीक है, समयांतर ब्रेक नहीं रहा इनके बीच में ड्यूरेशन में। प्रश्न की डिमांड ये थी, प्रश्न ये पूछ रहा था कि कौन ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो एक बार से अधिक प्राइम मिनिस्टर रहे और उनके कार्यकाल के बीच में गैप रहा है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, कौन कौन से ऐसे रहे? गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी का पता भी होगा, 1996 में, 1998 में 2 बार प्राइम मिनिस्टर पद पे ये चुने जाते हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ पर है आप लोगों की। ठीक है, क्लियर हो गया ना, कॉन्सेप्ट समझना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसी प्रकार से गुलजारी लाल नंदा क्या थे भाई, 2 बार गैप के बाद इनको कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुना गया था। ठीक है, चुना गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन की डिमांड बड़ी अच्छी थी। क्वेश्चन की डिमांड बहुत अच्छी थी कि समयांतर पूछा हुआ था। अगर इस शब्द को हटा देता तो जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पर सही हो जाते। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी भी यहाँ पर क्या होते, सही हो जाते। ये बात ध्यान दीजिएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से कह रहा है, ठीक है, गड़बड़ हो गया तो नहीं है, ठीक है, चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन, हाँ ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? ध्यान दीजिएगा, कौन ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि सीएम नहीं रहे हैं? ये प्रश्न यहाँ पर पूछना चाह रहा है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझना। अगर मैं एच डी देवेगौड़ा जी की बात करूँ तो एच डी देवेगौड़ा जो थे वो कर्नाटक के सीएम थे पहले। जैसे कि अभी अगर आप प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हो मोदी जी की, तो मोदी जी क्या रहे हैं, गुजरात के वो सीएम रहे हैं। ठीक है, और छोटे मोटे सीएम नहीं रहे हैं। ठीक है, 2001 से लेकर के 2014 तक लगभग 14 वर्ष क्या है, ये वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं। अपने में ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद अभी 15 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा, अगर तीसरा कार्यकाल पूरा होता है तो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी आप उपलब्धि सोच रहे हो। एक व्यक्ति ऐसा जो कि 30 साल अपने जीवन में या तो सीएम रहा है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहा है। ठीक है, तो भाई देखो, विरोधी कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन व्यक्ति की आप यहाँ पर पोस्ट समझ सकते हो कि क्या है। ठीक है, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर जी पहले सीएम भी रहे हैं, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, और बाद में प्रधानमंत्री चुनेंगे, तो ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं इनका नाम पूछ रहे हैं यहाँ पर। एच डी देवेगौड़ा कर्नाटक के पहले सीएम थे। ठीक है, अगर पीवी नरसिंहा राव जी की बात हम करें तो ये आंध्र प्रदेश के पहले सीएम रह चुके हैं। मोरारजी देसाई की अगर मैं बात करूँ तो ये पहले महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। लेकिन चंद्रशेखर जी, भाई यूपी वालों तो जानना, चंद्रशेखर जी बलिया से ही हैं। ठीक है, बलिया के ये मेंबर थे, लेकिन ये इससे पहले सीएम नहीं रहे थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे पहले ये सीएम नहीं रहे थे। देखो यूपी से 2 ऐसे सीएम हैं जिनका नाम बहुत आगे सुनते प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। एक चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी, और दूसरे आप सुनते हो उनका नाम क्या था, वीपी सिंह जी, वीपी सिंह जी, वीपी सिंह जी। ये 2 लोग सीएम रह चुके हैं यूपी के, पीएम भी बन गए थे। ठीक है, लेकिन चंद्रशेखर जी उसमें शामिल नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल नहीं फैक्चुअल क्वेश्चन था। फैक्ट याद करो यहाँ पर। ठीक है, कि चंद्रशेखर जी जो थे बलिया से थे, वो सीएम नहीं थे लेकिन पीएम चुने गए थे। जबकि वहीं पर एच डी देवेगौड़ा कर्नाटक के, पीवी नरसिंहा राव आंध्र प्रदेश के, मोरारजी देसाई आपके महाराष्ट्र के, चौधरी चरण सिंह वीपी सिंह आपके यूपी के, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के, ये लोग पहले सीएम रह चुके हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व
काल में लोकसभा के सदस्य थे, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, मैंने कहा ना कि देखो जो प्रधानमंत्री होता है तो लोकसभा का मेंबर हो फिर राज्यसभा का मेंबर हो, कहीं का भी मेंबर हो सकता है। ठीक है, अरे कौन ऐसे थे जो कि लोकसभा के मेंबर थे, देखते हैं भाई। 4 विकल्प दिया गया है, देवेगौड़ा जी का नाम दे रहा है, ठीक है, चंद्रशेखर जी का नाम दे रहा है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो चंद्रशेखर जी थे वो बलिया के निर्वाचन क्षेत्र से एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो निर्वाचन होके गया है इनका। ठीक है, लोकसभा के मेंबर रहे हैं चंद्रशेखर जी। ठीक है, तो चंद्रशेखर जी क्या हो गए, आपके ये लोकसभा के मेंबर थे, ये बात ध्यान रखना। एच डी देवगौड़ा आपके राज्यसभा के थे, आई के गुजराल भी आपके राज्यसभा थे, मनमोहन सिंह जी भी आपके राज्यसभा के थे। अच्छा, एक प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भारत का ऐसा पहला कौन प्रधानमंत्री था जो कि गैर कांग्रेसी था। ठीक है, तो मोरारजी देसाई का नाम यहाँ पर आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी 1977 में प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे। ठीक है, 1977 में जनसंघ की जब कॉन्सेप्ट चल रहा था उस टाइम पे ये प्रधानमंत्री चुने गए थे। ठीक है, इंदिरा गांधी जी भी आपको पता है, इंदिरा गांधी जी भी राज्यसभा की मेंबर रही हैं। इंदिरा गांधी जी भी राज्यसभा की मेंबर रही हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन फिर समझो, एक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान समझते हैं। एलपीजी रिफॉर्म जब हमारे यहाँ पर हुआ था, जो कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के तौर पर जाना जाता है, ठीक है, उस समय कौन प्राइम मिनिस्टर था? तो ऐसे समझो, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो एन से जिनका नाम आएगा नरसिम्हा राव जी, उनको आप लोग ध्यान रखना कि वो क्या थे उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे। बाकी कार्यकाल तो आप लोग याद रखना है, 1991 की घटना है। नरसिम्हा राव जी जो थे आपके 1991 में उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो कि यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिया गया, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन, एक कथन और कारण दिया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। ध्यान रखिएगा, सही बात बता रहा है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो पॉलिसी का निर्माण करते हैं, जो लोक सेवक जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं। सही बात है, यहाँ पर कथन यहाँ पर सही दिया गया है। सेकंड कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। ये कथन भी यहाँ पर क्या है, सही है। ये कथन भी यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, ध्यान देना, लेकिन ये इस बात को सही प्रकार से एक्सप्लेन नहीं करता कि लोकसभा का क्रियान्वयन करता है कि नहीं करता है, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, बातें क्लियर हो गया भाई? इसका आंसर क्या होगा, बी विकल्प यहाँ पर आप लोगों का सही होगा। अब देखो भाई, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग और डिस्कस करते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए, दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, असर्शन और रीजन का। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। सही बात है भाई, उप प्रधानमंत्री जैसा टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ठीक है, केवल और केवल एक पॉलिटिकल ये पद होता है कि भाई अगर गठबंधन की सरकारों को, गठबंधन की पार्टीज को सुनिश्चित करना है, मतलब संतुष्ट करना है, तो उप प्रधानमंत्री का पद हमने किसी को दे दिया। ठीक है, तो उप प्रधानमंत्री संवैधानिक पद नहीं है, पहली बात, केवल राजनीतिक निर्णय है, वह उसे प्रधानमंत्री को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। ये बात भी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही बात है यहाँ पर। ठीक है, तो बात क्लियर हो गया कि ये इसका प्रॉपर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, अब देखो भाई, अच्छा अगला क्या कह रहा है कि कौन सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भारत से संबंधित है? तो आपको पता होगा कि भारत में एक व्हाइट पेपर जारी किया था, व्हाइट डॉक्यूमेंट जारी किया था, श्वेत पत्र होता है। श्वेत पत्र क्या करता है, किसी भी मंत्रालय का प्रॉपर जो डिटेल में उसके बारे में चीजें बताई जाती है, किसी मंत्रालय के बारे में, किसी मिनिस्ट्री के बारे में, वो होता है आपका व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, याद कर लो, यूपीपीएससी ने 2008 में प्रश्न पूछा हुआ था, कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल प्रश्न लगता नहीं है मुझे, तो इस बात को आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखो भाई, एक ये क्वेश्चन समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि कुछ प्राइम मिनिस्टर्स के नाम दिया गया है और उनकी जो समाधि स्थल है उसको दिया गया है। कह रहा है कौन सा मेल नहीं खाता है, ये पर याद कर लेते हैं। ठीक है, याद करने वाला फैक्ट है इसलिए याद कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, इनके समाधि स्थल का नाम शांतिवन है, सही बात है। लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके समाधि स्थल का नाम विजय घाट है, सही बात है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, सही बात है भाई। राजीव गांधी, तो राजीव गांधी का नाम आपने याद करना ऐसे वीर भूमि। ठीक है, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी क्या हो गई, क्या हो गए, वीर भूमि। कर्म भूमि किसका है, तो ये आपका शंकर दयाल शर्मा का। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा का। इसके अलावा आप अभी का याद कर सकते हो भाई, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनका जो समाधि स्थल उसका नाम क्या है, सदैव अटल। क्या नाम है, सदैव अटल। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट था समाधि स्थल को लेकर के, याद कर लेना। इसके बाद आप लोगों का एक टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होता है। ठीक है, चूंकि 1 घंटे की अपनी क्लास हो चुकी है, जहाँ पर हम लोग अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और आप लोगों का कैग के बारे में चीजें डिस्कस करने वाले। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन है, अगर कम क्वेश्चन आ तो डिस्कस कर देंगे, नहीं तो कल की क्लास में इसको डिस्कस किया। ठीक है, 20-25 क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन को अब हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, और कल की क्लास के बाद
हम लोग स्टार्ट करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के पूरे टॉपिक को, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के पूरे टॉपिक को। तो आज की क्लास यहाँ पर आप लोगों की खत्म होती है। दो चीजें ध्यान रखो, दो चीजें समझो, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस लगातार करो। ये जो पूरी सीरीज चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूटिलाइज कैसे करना है भाई ये भी समझ लो। यूटिलाइज करने का बहुत सिंपल तरीका दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। 15,000 MCQ हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। डेली आप लोगों की 1 घंटे की क्लास होती है, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटी। आप लोगों के मन में प्रश्न बहुत आ रहा है, कुछ लोग प्रश्न ये पूछ रहे हैं सर इन्वायरमेंट कब स्टार्ट होगा, सर ज्योग्राफी कब स्टार्ट होगा, इकोनॉमिक्स कब स्टार्ट होगा। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, जैसे ही आपका हिस्ट्री पॉलिटी खत्म होगा, हिस्ट्री और पॉलिटी खत्म होगा, नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी हिस्ट्री में हम लोग अब मॉडर्न हिस्ट्री पर आ चुके हैं। मैंने देखा है कि निशांत सर की 2 क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की हो चुकी है, तो कुछ क्लासेज और होंगी। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे कंप्लीट होगा, निशांत सर एक नए टॉपिक उठाएंगे, पूरा पोर्शन कवर कराएंगे, ठीक है। सेकंड, मेरी जैसे ही पॉलिटी कंप्लीट होगा, मैं कोशिश करूंगा ज्योग्राफी के पूरे पोर्शन कवर करा दूं आप लोगों का, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा ना, हम लोग 15,000 MCQ के थ्रू पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। बट आप लोग को इस क्लास के बाद बैठ करके ये जो क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं, एक बार उन क्वेश्चंस को फिर से लगा लो। अगर 1 घंटे की क्लास कर रहे हो और क्लास करने के बाद अब 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद आपने क्या किया, बुक खोला, फिर से आपने देखा भाई कौन कौन से क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ओपन करो और जल्दी जल्दी बस टिक करके, एक्सप्लेनेशन मत पढ़ो, बस टिक करके आगे बढ़ते चलो। देख लो कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से क्वेश्चन सही हुए। क्योंकि आपने क्लास पहले ही की हुई है तो सारे क्वेश्चन मोस्टली सही होंगे, 1-2 क्वेश्चन जो गलत होंगे उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, ठीक है। यही अप्रोच फॉलो करो, बहुत अच्छी तैयारी होगी प्रीलिम्स को लेकर के, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।